गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की ऑनलाइन क्लास में। एडीएम में लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखे थे हमने कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है और कई तरह के स्ट्रक्चर हमने उसमें डिस्कस करे थे। ठीक है, आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि औद्योगिक संगठन के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें जो संगठन का प्रकार आ जाता है वो आ जाता है रेखा संगठन, यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्डर, इस ऑर्डर में सारी चीज़ें जो विभाग होते हैं एक लाइन के ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। ठीक है ना। जैसे ए विभाग हो गया, फिर सेकंड डिपार्टमेंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारे एक लाइन में, सीधी लाइन में इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है। ठीक है। और जो सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे हाईएस्ट डिपार्टमेंट होता है, ए हो गया, फिर उससे छोटा डिपार्टमेंट बी हो गया, फिर सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। इस तरीके से डिपार्टमेंट इस एक सीधी रेखा में ये बटे रहते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है ऊपर होता है, फिर उससे नीचे छोटा, फिर और से छोटा, फिर जैसे जैसे डिपार्टमेंट नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वो वो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उससे छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है। यानी कि सीनियरिटी के हिसाब से वो छोटे होते चले, ऊपर वाला जो रहेगा वो सीनियर पोस्ट पे रहेगा, और उससे कम सीनियर पोस्ट पे, उससे कम सीनियर पोस्ट पे, और लास्ट वाला जो होगा वो सबसे जूनियर होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं इसमें किस तरीके से अलग अलग संगठनों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें इसे क्रम संगठन नाम से भी जाना जाता है, विभागीय संगठन नाम से भी जाना जाता है, या लंबवत संगठन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। एक लाइन में, सीरीज में है, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है। और इसमें जो बड़े अधिकारी और अधिकारों में से कुछ अधिकार अपने अधीनस्थ अधिकारों को भी इसमें दे सकते हैं, यानी कि जो उनके जो सबॉर्डिनेट्स जो ऑफिसर्स होते हैं या सबॉर्डिनेट जो डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ अधिकार वो उन्हें भी दिए रहते हैं, क्योंकि अधिकार जो होते हैं इसमें एक लाइन में बटे होते हैं। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अधिकारों को इसमें बांटा जाता है, जो भी उनके दायित्व होते हैं, जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, उन्हें एक लाइन में, सीरीज में उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं इसके, हम क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला इसका करेक्टरिस्टिक हो गया कि इसके अंतर्गत आदेशों का रेखीय प्रभाव होता है, यानी कि एक सीधी लाइन में, एक सीरीज और ऑर्डर में जो भी दायित्व होते हैं, जो भी कर्तव्य होते हैं, उन्हें एक सीधी लाइन में उन्हें बांटा गया होता है। इसके अंतर्गत सदस्यों के मध्य संप्रेषण क्रमानुसार होता है, यानी कि जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होगा, एक सीधी लाइन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे छोटा डिपार्टमेंट है जाके सीधा रिपोर्ट सबसे सीनियर डिपार्टमेंट को दे दे। वो क्या करेगा, अपने से जो जस्ट सीनियर है पहले उसे देगा, फिर वो उससे सीनियर को दे देगा, वो उससे सीनियर को देगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होगा, वो भी एक सीरीज ऑर्डर में होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को या रिपोर्ट्स को या किसी भी तरह की जानकारी को कहीं भी ऐसे दे दे रहा है। ठीक है ना। जो भी होगा इसमें सीरीज में दिया जाएगा, जो भी निर्देश वगैरह होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें, प्रत्येक छोटा अधिकारी अपने से तुरंत बड़े अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व माना जाता है, यानी कि जैसे उसमें ए बी सी डी डिपार्टमेंट है, तो जो डी डिपार्टमेंट होगा वो सी के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि जो भी वो अपनी जो भी जानकारी है या जो भी रिपोर्ट्स है वो अपने सी डिपार्टमेंट को देगा, जो सी डिपार्टमेंट होगा वो बी डिपार्टमेंट को देगा, जो बी डिपार्टमेंट होगा वो ए डिपार्टमेंट को देगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने से ठीक जो सीनियर पोस्ट पे होता है वो उसके लिए सब उत्तरदायी होते हैं, वो उसको सारी रिपोर्ट्स देते हैं, उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है प्रत्येक अधिकारी को आदेश उससे तुरंत बड़े अधिकारी द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो उससे ठीक जो सीनियर है वो उसे आदेश देगा और उसे वो मानना होता है। प्रत्येक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट में जो भी बटे हुए हैं वो क्या होंगे, एक सीमित अधिकारी होंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट में एक सीमित अधिकारियों द्वारा एक डिपार्टमेंट को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसके मेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि उसके क्या क्या इसमें गुण होते हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इसके संगठन ढांचे का ये प्राचीन
प्राचीन और सरलतम प्रारूप है, यानी कि सबसे पुराना और सबसे सरल तरीका है कि सीरीज वाइज ऑर्डर में हम अरेंज कर दें किसी को। जो सबसे सीनियर है वो ऊपर रहेगा, जो सबसे जूनियर है वो नीचे रहेगा, जो सबसे जूनियर है वो लास्ट में रहेगा। तो ये सरल सा और प्राचीन तरीका है ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। रेखा संगठन किसी क्रम में कार्य करता है जिस रूप में संख्या की क्रियाएं की जाती हैं, यानी कि जो भी संस्था होती है उसमें जिस तरह की भी जो भी क्रियाएं होंगी तो उस ऑर्डर में क्या रहता है, वो सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं इसमें, ठीक है। उसे अरेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है इसमें। इस संगठन में श्रमिकों एवं सामग्री का क्रम ठीक प्रकार से बना रहता है, यानी कि जो भी इसमें श्रमिक हैं या जो भी सामग्री का जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो भी क्या होता है इसमें से सही से बना रहता है, और जो वर्क का फ्लो है या उसमें मटेरियल का फ्लो है वो भी इसमें एक सीरीज ऑर्डर में बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें इसमें कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट को इस तरीके से बनाना नहीं पड़ता। तो एक ही लाइन में, एक लाइन सीरीज में उनका अरेंजमेंट रहता है, तो उसमें ऐसी कोई ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। इसमें सागर सामग्री के रखरखाव पर कम व्यय होता है, यानी कि कम खर्चीला होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसमें जो सामग्री जो भी इसमें यूज़ होती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें संस्था के संसाधनों का अनुकूलात्मक प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन्हें ऑप्टिमाइज़ तरीके से उन्हें काम करना काफ़ी सही तरीके से इसमें संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब इसके कुछ क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं वो देख लेते हैं कुछ। तो इस प्रारूप में समय अधिक व्यय होता है, यानी कि इसमें क्या होता है सीरीज़ वाइज में इसमें डिपार्टमेंट अरेंज होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, ठीक है ना। कोई रिपोर्ट को अगर ई से लेके अगर ए तक पहुंचाना है तो पहले वो डी को देगा, फिर सी को देगा, फिर बी पे जाएगी वो रिपोर्ट, फिर ए तक पहुंचेगी। तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी समय इसमें बर्बादी होती है, ठीक है। तो ये इसमें पहले पॉइंट में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें भविष्य में परिवर्तन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें भविष्य में परिवर्तन करने में इसमें कठिनाई इसलिए हो सकती है क्योंकि कोई एक डिपार्टमेंट है, अगर बी डिपार्टमेंट को हमें हटाना है तो उस डिपार्टमेंट को हटाने में या उस डिपार्टमेंट को डिसॉल्व करने में हमें हो सकता है कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और वो जो कर्मचारी हैं उस निर्णय से वो सहमत ना हो, तो इस वजह से हमें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अगर हमें किसी तरह के रूल्स या रेगुलेशन उसमें चेंज करने हैं। इस प्रारूप में पर्यवेक्षक और एवं नियंत्रण की अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसमें इंस्पेक्शन वगैरह करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हो गया में एक स्थान में समस्या आने पर संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर सीरीज़ में चल रही है और उस सीरीज़ में कहीं कोई भी दिक्कत आ गई तो उससे क्या होगा, जो सीरीज़ का अगला जो एलिमेंट है वो भी अफेक्ट होगा, यानी कि एक डिपार्टमेंट में अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसका जो असर होगा वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके ये कुछ डिमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं लाइन एवं स्टाफ संगठन। तो लाइन एवं स्टाफ संगठन में क्या होता है, संगठन के इस प्रारूप द्वारा विभागीय पद्धतियों के दोषों को दूर किया जाता है, यानी कि जो जो पिछली पद्धति में जो दोष थे उन्हें इसमें दूर करते हैं। और विभागीय रेखा संगठन के अंतर्गत जब विशेषज्ञों की सेवाओं को जोड़ दिया जाता है तो उसे रेखा एवं कर्मचारी संगठन कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जब इसमें किसी विशेषज्ञों की सेवाओं को जोड़ दिया जाता है, यानी कि ठीक जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कुछ स्पेशलिस्टों को उनके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे जो डिपार्टमेंट जो बटे हुए थे उन्हीं डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं कुछ स्पेशलिस्ट और जो अपने काम में जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं उस कुछ एक्सपर्ट लोगों को हम उस सीरीज़ में जोड़ देते हैं और उन कर्मचारियों के बीच में उन्हें जोड़ देते हैं, और यही क्या कहलाता है इसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब डिपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उनके जितने भी दायित्व हैं वो दायित्व बढ़ जाते हैं और उन दायित्वों को देख रेख के लिए उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, और वो सुपरवाइज़र उस काम में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ताकि काम क्या हो जो भी वो कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से हो और
किसी स्पेशलिस्ट की देखरेख में वो काम कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, उस लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशलिस्ट को जोड़ देते हैं, जिसे हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो भी वो स्पेशलिस्ट होता है उसको एक पूरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जिसमें वहाँ एक ही तरीके का उसमें काम होता है, और वो जो भी काम होते हैं वो अलग अलग विभागों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है। जो जो भी अन्य काम होते हैं वो अनेक विभागों में बांट दिए जाते हैं इसमें, और वह हर विभाग के ऊपर एक जो सुपरवाइज़र होता है वो उस काम का स्पेशलिस्ट होता है, जो मैनेजर होगा वो उस काम का स्पेशलिस्ट होगा, पूरी जानकारी उसे रखेगा, चाहे उत्पादन की हो या तकनीक की हो। कुछ सलाहकार भी वो साथ में इसमें ले सकता है, जो उसे परामर्श वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यह विभागीय पद्धति दोषों को दूर करता है, यानी कि जो भी इसमें कोई अगर दोष हैं तो इसकी वजह से दोषों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स को हम इन्वॉल्व कर देते हैं किसी भी काम में। तो जब एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट किसी काम में होता है तो ये ज़ाहिर सी बात है कि किसी उस काम में दोषों को दूर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर कार्य करने पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि विशेषज्ञों की जो भी सेवाएं हैं वो इसमें ली जाती हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह इसमें ली जाती है, तो उनकी सलाह के साथ ही इसमें काम किया जाता है उस डिपार्टमेंट में ना। विभागीय अध्यक्ष को तकनीकी एवं व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों की सलाह दी जाती है, यानी कि अगर जो वहाँ जो भी विशेषज्ञ है अगर उसे विभागीय अध्यक्ष को या कोई भी तकनीकी उसे टेक्निकल हेल्प चाहिए, या फिर कोई उसे व्यापारिक कोई समस्याएं आ रही हैं, तो वो हेल्प लेने के लिए अलग से विशेषज्ञ उसमें रख सकता है, जिनकी वो सलाह लेके काम कर सके। ठीक है। इसके अंतर्गत अधिकारों एवं आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में था, जो भी अधिकारों का और आदेश का जो प्रवाह होता है वो ए डिपार्टमेंट से लेके नीचे की डिपार्टमेंट की तरफ, बी सी डी ई डिपार्टमेंट की तरफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कि इसमें प्रत्येक विभाग में अध्यक्ष के अतिरिक्त तकनीकी एवं व्यापारिक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है, जैसा कि अभी हमने इसमें बात करी थी कि उसमें जो अध्यक्ष होता है, जो विभाग का जो मैनेजर होता है, ठीक है ना, उसके साथ साथ ही उसमें कई सारे और भी विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो व्यापारिक और तकनीकी सलाह देते हैं इसमें। ठीक है। अब मेरिट्स की इसमें बात करें, संगठन के इस प्रारूप में प्रत्येक विभाग विभिन्न कार्यों से संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति करके उनकी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, यानी कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम अलग अलग एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिनकी हम सर्विसेज इनमें ले सकते हैं। इसके अंतर्गत संचालन क्षमता में वृद्धि होती है, जैसे कि हम और इसमें अच्छे से संचालन इसमें कर सकते हैं, जिससे बचत को अन्य कर्मों में लगाया जा सकता है, और जो भी इसमें क्षमताएं इसमें जो बढ़ती हैं संचालन में और एफर्ट्स में और काम में जो समय बचता है उसे अन्य कामों में लगाया जा सकता है, उस जो भी बचत हो रही है समय की या पैसे की। ठीक है। इसके अंतर्गत विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट है वो उस काम को करेगा। ठीक है। तो उसके लिए इसमें काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, यानी कुछ नेक्स्ट हो गया इसमें कुशल कर्मचारियों की उन्नति के अवसर मिलते हैं। जो भी उसमें कुशल कर्मचारी होगा, जो अच्छे से बेहतर काम कर रहा है, उसे पदोन्नति के या फिर प्रमोशन के चांसेस उसमें बेहतर मिल जाते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण वे सदैव उन्नति के संबंध में सलाह देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया इसमें उनके क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या इसमें दोष जो देखने को मिल सकते हैं हमें। यह प्रणाली अत्यधिक व्ययपूर्ण होती है, यानी कि इसमें जो थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें कई सारे स्पेशलिस्टों को और कई सारे विशेषज्ञों को इसमें लाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी सैलरी देनी है, उनका सारी व्यवस्था करनी है, तो उसमें थोड़ा सा व्यय होता है, खर्चा होता है, तो ये थोड़ा सा इसमें खर्चीली होती है ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रणाली बड़े संगठन के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत विशेषज्ञों पर आश्रित रहना पड़ता है, यानी कि जो भी विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हमें रहना पड़ेगा, जैसी उनकी सलाह होगी हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा, हम अपनी मनमानी इसमें नहीं कर सकते हैं और अपने अनुसार इसमें नहीं चल सकते। इस प्रणाली के अंतर्गत
श्रम संघर्ष बढ़ता है। तो इस प्रणाली में क्या होता है, जो श्रम करना पड़ता है या संघर्ष जो इसमें करना पड़ता है वो काफ़ी बढ़ जाता है इसमें। इस प्रणाली के अंतर्गत विशेषज्ञ अपनी गलत सलाह के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगर विशेषज्ञ ने कोई गलत सलाह दे दी तो वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वो सिर्फ क्या कहते हैं, एक सलाह देते हैं, कोई कमांड या फिर कोई ऑर्डर नहीं देते हैं। तो जो विशेषज्ञ अगर हैं और अगर उनकी सलाह से हम काम कर रहे हैं तो, और अगर काम गलत हो जाता है तो वो उनके लिए उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सलाह दी है, किसी तरह का उन्होंने कोई जजमेंट या फिर कोई ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं क्रियात्मक संगठन, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग फंक्शंस पे डिपेंड करता हो। तो यानी कि इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं। यानी कि हर डिपार्टमेंट को हम फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं कि ये डिपार्टमेंट यही पर्टिकुलर काम करेगा और ये डिपार्टमेंट ये पर्टिकुलर काम करेगा, और उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर विशेषज्ञ होगा या जो भी जानकारी रखता हो उन सारी चीज़ों की, जो भी वहाँ उस डिपार्टमेंट में जो भी फंक्शन हो रहा है उसकी जो जानकारी रखता है वो उसका सीनियर मैनेजर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्हें बांट देते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, संगठन का यह स्वरूप विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन पे ये भी बेस्ड होता है। इसके अंतर्गत प्रबंधन के कार्यों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि सहायक अधीक्षक के नीचे कार्य करने वाले अधिकारियों को कम काम करना पड़े। तो इस तरीके से जो काम का बंटवारा है इसमें इस तरीके से किया जाता है कि जो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें काम कम करना पड़े, इसलिए इसमें कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को इसमें जोड़ दिया जाता है। और जो भी कोई बड़ा काम है उसे और छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसे काम किया जाता है। ठीक है ना, जैसे हम एक कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कार की मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम है उसे अलग अलग सेक्शंस में बांट देते हैं। ठीक है ना, इंजन का काम एक अलग डिपार्टमेंट देखेगा पूरा, ठीक है, चेसिस का काम पूरा अलग डिपार्टमेंट देखेगा, और जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी है अरेंजमेंट वो एक अलग डिपार्टमेंट देखेगा। उनकी सीट का हो गया, कवरिंग का हो गया, मेटल की शीट का काम हो गया, वो अलग अलग डिपार्टमेंट देखेगा। तो इस मतलब एक जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी अन्य अलग अलग काम हो रहे हैं, जो भी उससे कोई भी जो छोटे छोटे काम हैं वो एक अलग ही डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, कार्यभार एक डिपार्टमेंट के ऊपर कम आए और काम बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, जब एक ही आदमी को एक छोटे काम के लिए नियुक्त कर दिया जाता है तो जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि ये खर्चीला काफ़ी होता है ये, लेकिन एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है क्योंकि एक आदमी को यहाँ पे एक ही और काफ़ी छोटा काम करना पड़ता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक छोटे से काम के लिए एक अलग से स्पेशलाइज्ड लोगों को इसमें रखा जाता है। ठीक है, और उन्हें अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यह विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ये भी स्पेशलाइज्ड लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है, यानी कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति होगा अपने कार्य का विशेषज्ञ होगा। इसके अंतर्गत श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त होता है। जो भी काम है, जो भी टास्क है, उसे क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और जिससे कि एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, और यह नेक्स्ट हो गया, यह लोचपूर्ण होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी होती है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। अब मेरिट्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। इस संगठन के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी विशेषज्ञ होता है जिससे संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है। ठीक है ना, हर कोई इसमें अपने काम में स्पेशलिस्ट होता है, जिससे वहाँ की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और हर कोई जब स्पेशलाइज्ड होगा, अपने काम में निपुण होगा, स्किल्ड होगा, तो उसमें गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, इसके अंतर्गत श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जो वर्कलोड होता है काफ़ी बढ़ जाता है।
इसके अंतर्गत अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें, यह प्रारूप अत्यधिक लोचपूर्ण होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, यानी कि जो भी स्पेशलाइज्ड वर्कर है वो तेज़ी से काम कर सकता है, तो इसमें जो प्रोडक्शन रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी योग्यता अनुसार कार्य मिल जाता है। और नेक्स्ट हो गया इसमें, इसके अंतर्गत विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को योग्यता का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेरिट्स हो गए। अब इसमें क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अनुशासन में शिथिलता आती है। ठीक है, ये एक इसका डिमेरिट हो गया कि अनुशासन इसमें उतना बेहतर तरीके से इसमें हो नहीं पाता है। नेक्स्ट हो गया इसमें, इसमें समन्वय का अभाव रहता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इसमें उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हर कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो हर कोई अपने चलाने की इसमें कोशिश करता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन उन लोगों के बीच में उतना अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता है और होता भी है, तो वो एक दूसरे की बात ना मान के वो अपनी चलाते हैं, तो जिस वजह से उनके बीच में हो सकता है कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन ना बन पाए। ठीक है, यह प्रणाली छोटे उद्योगों के लिए अनार्थिक होती है, यानी कि छोटे उद्योगों में ये नहीं चलता है, वहाँ ये काम नहीं कर सकती इस तरह की प्रणाली। यह प्रणाली अव्यवहारिक होती है। ठीक है ना, लोगों में व्यवहार उतना बेहतर तरीके से इसमें बन नहीं पाता। इसके अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में असुविधा होती है, क्योंकि जो भी हर कोई छोटा छोटा काम है वो कई सारे डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है, तो असल में गलती किस डिपार्टमेंट की वजह से हुई है, तो इस तरीके का दोषपूर्ण निर्णय लेना, इसमें थोड़ी सा दिक्कत हो जाती है, किसकी वजह से गलती हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक ही श्रमिक पर अनेक अधिकारी हो जाने से वह सदैव उलझन में रहता है, यानी कि अगर इसमें कोई वर्कर है और उसको अगर अलग अलग डिपार्टमेंट से किसी तरीके का कोई ऑर्डर मिल जाए, तो वो क्या रहता है, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है कि वो किस सीनियर की बात माने, कि अपने डिपार्टमेंट की माने कि दूसरे डिपार्टमेंट की माने, या किसी स्पेशलिस्ट की या किसी सलाहकार की वो बात माने। तो इसके अंतर्गत क्या रहता है, एक ही श्रमिक पर अनेक अधिकारी हो जाने से उसमें वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है ना, वो किसकी बात माने करके। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक इसमें डिस्कस करे वो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को किया जाता है। जैसा भी इंडस्ट्री होगी, जैसा भी उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होगा, जैसा भी उसकी मांग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने अनुसार हम कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूज़ करें, या चाहे फिर हम स्टाफ या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूज़ करें, और या फिर इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें यूज़ करें। ठीक है, तो ये 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन आज हमने इसमें डिस्कस करें, और इसी के साथ आपकी जो यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।